इंडियन स्टूडेंट्स बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। Thousands of Indian students, the United States has always been a dream destination for higher education. With world-class universities, cutting-edge research opportunities and excellent career prospects, it's no surprise that more than 2 lakh Indian students are currently studying in the US. अमीर लोग बाहर जाकर सेटल होना चाहते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में न सिर्फ प्रत्यक्ष निवेश में गिरावट आई है, बल्कि अब करोड़पति भारतीय भी देश छोड़कर जाने लगे हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय निवेश प्रवास सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस साल तक 4,300 करोड़पति भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं। मिलियंस में लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। Last year, 2.8 million people did that. 2.8 million foreign nationals migrated to an OECD country. Do you know who topped this list? Indians. जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। If we are facing misery, why should not we leave the citizenship? If I will get the chance there, and which I am thinking about, I will definitely leave the citizenship. India is the 5th largest economy in the world, but फिर भी लोग इंडिया छोड़कर जाना चाहते हैं। I think some people leave India just because they want a better paying job. They have better living standards than us. Actually, in India, population is more, and with that poverty come too. That's why here living standard is lacking behind. कल्चरल, हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, रिलीजियस फीलिंग और इमोशन से भरपूर ये देश, फिर भी सालाना 25 लाख लोग दूसरे देशों में जाकर रह रहे हैं। आखिर क्यों? इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से भी ज्यादा है और इनमें से हर एक इंसान इंडिया को ग्रो करने में हेल्प करता है। कैसे? जैसे हर इंसान अपने करियर के बारे में सोचता है, खुद को ग्रो करने के बारे में सोचता है। इनडायरेक्टली वो इंडिया को ग्रो कर रहा है, राइट? इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और इंडिया के टॉप 1% पर जो पॉपुलेशन है वो करीब 40% से ज्यादा इंडिया की वेल्थ होल्ड करती है। मतलब इंडिया के जो टॉप 1% रिचेस्ट पीपल है वो 40% से ज्यादा इंडिया की इकोनॉमी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और बचे हुए 99% लोग बाकी 60% का कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब देखा जाए, अगर हम इंडिया के टॉप 10% पॉपुलेशन को साइड में रखें तो बाकी 90% पॉपुलेशन जो होगी उन सब का मिलाकर अगर एवरेज निकाला जाए तो वो 25 to 30% इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करते हैं और वो टॉप 10% जो लोग हैं वो 70 to 75% कंट्रीब्यूशन करते हैं। 90% लोगों की अगर हम मंथली सैलरी अंदाजे में कैलकुलेट करें ना तो रूरल एरियाज में 10,000 से 20,000 पर मंथ होती है और अर्बन एरियाज की 20,000 से 40,000 पर मंथ। अब आप सोच रहे होंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। जो 90% लोग हैं उनमें से हर कोई जॉब नहीं करता होगा और 45 to 50% लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। सिर्फ 10 to 15% लोग ही जॉब करते होंगे और उनकी भी सैलरी किसी की कम तो किसी की ज्यादा होगी। 5 to 10% लोग छोटा मोटा बिजनेस करते होंगे और बाकी जो परसेंट है वो कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। अब जरा ध्यान से सोचो, 90% लोगों में से अगर हम जो बिल्कुल भी काम नहीं करते, मींस जिनका पेमेंट बिल्कुल भी नहीं आता, उन्हें माइनस कर दें तो बस 25 to 30% लोगों को ही पेमेंट मिल रही है। और अब इनमें भी किसी की मंथली सैलरी 10,000 हो सकती है, किसी की 20,000, किसी की 30,000 और किसी की 40,000 तक हो सकती है। अगर आपको टॉप 10% पॉपुलेशन में आना है तो आपकी मंथली सैलरी 80,000 से लेकर 1 लाख के बीच में या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए। बट इतनी सैलरी होने के बाद भी क्या आप रिच पीपल की लाइफ जी पाओगे? द आंसर इज नो। बट व्हाई? बिकॉज ऑफ टैक्स। ये दुनिया में आ रहा है, टैक्स लगा दो मैडम, ये तो खाना खा रहा है। टैक्स लगा दो मैडम, ये तो पढ़ने जा रहा है। टैक्स लगा दो मैडम, ये पैसे कमा रहा है। टैक्स लगा दो। बेबी स्टार स्टार, अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया पिता जा। जैसे इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, उसमें भी स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स, एजुकेशन टैक्स और हेल्थ सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे टैक्सेस आपसे लिए जाते हैं। हमारे देश में 1.43 बिलियन लोगों में से बस 2.2% ही लोग टैक्स पे करते हैं और इतने कम लोग ही टैक्स पे करने की वजह से उन पर एक बर्डन होता है। क्योंकि कम लोग ही टैक्स पे करते हैं तो ऑब्वियस है उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, उन पर ज्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। कम लोग टैक्स पे करते हैं तो पब्लिक सर्विस भी लिमिटेड होगी और तो और इकोनॉमी प्रेशर भी ज्यादा रहेगा। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लोगों को मजबूरन अपने बाकी के खर्चे कम करने पड़ रहे हैं। सितंबर 2024 में प्याज, टमाटर और आलू के 53%, 18% और 50% से भाव बढ़ गए। उसका कारण भी ज्यादातर कंटिन्यूअसली वेदर चेंजेस होने की वजह से है, पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में
ड्यूटीज लगाने से भी महंगाई और भी बढ़ती है। Remember that when we were kids, whenever we saw someone leaving India to settle in another country, हम कहते थे, India is such a beautiful country. Why are they going abroad instead of staying here? I will never leave India. But now, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, we are slowly realizing the reality. हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत क्या है, ये हम सबको पता है। पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर्स की कमी है। मिडिल क्लास लोग डरते हैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालने के लिए कि कहीं हमारे बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो जाए अच्छी एजुकेशन ना मिलने की वजह से। जैसे तैसे करके वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। ना ही वहाँ स्कॉलरशिप मिलती है और फीस इतनी ली जाती है कि ढंग से उन्हें नींद भी नहीं आती क्योंकि उनका घर दांव पर लगा होता है। फैमिली मेंबर्स में से कोई बीमार पड़ गया तो वो बेचारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जा नहीं सकता क्योंकि उधर ढंग से इलाज कोई करवाएगा नहीं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गया तो वहाँ की कंसल्टेशन फीस ही उसके 2-3 दिन की सैलरी खाती है। कहीं ना कहीं हर मिडिल क्लास ये सोचेगा ही ना कि यार मैं जिंदा भी तो किस लिए हूँ, टैक्सेस पे करने के लिए, और टैक्स भरने के बाद भी उसे मिलता भी तो क्या है, ना पीने का अच्छा पानी और ना ही सांस लेने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट। हर जगह बस कंस्ट्रक्शन और पेड़ काटना, और कंस्ट्रक्शन होते हैं भी तो कैसे, आधे अधूरे। ना ही गाड़ी चलाने के लिए अच्छे रोड्स। 2022 में करीब 4.5 लाख से भी ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए और करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। हाँ, उनमें से कईयों ने अपनी जान लापरवाही की वजह से गंवाई है और कईयों की जान खराब रोड्स के कारण गई है। पोल्यूशन एक और बहुत बड़ा कारण है। इंडिया में पोल्यूशन सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करता जा रहा है। ग्लोबली पोल्यूशन के मामले में इंडिया नंबर 3 पर है। दिल्ली, चंडीगढ़, दुर्गापुर, कोलकाता जैसे सिटीज में पोल्यूशन इतना है कि लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल हो रहा है। इसमें आम इंसान करे तो क्या करे, देश छोड़ के जाने का सवाल मन में पैदा होगा ही ना। पिछले साल करीब 90,000 लोगों को अरेस्ट किया यूएस की बॉर्डर इलीगली क्रॉस करने के जुर्म में, और तो और करीब 3.5 मिलियन से ज्यादा OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और जो इंडियन ओरिजिन है वो फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बस मिडिल क्लास लोग ही बाहर कंट्रीज में सेटल होना चाहते हैं। करीब 4,300 इंडियन मिलियनेयर्स 2024 के एंड तक दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं। पता है सबसे ज्यादा कौन है जो बाहर कंट्री जाते हैं? स्टूडेंट्स। 2024 में करीब 13 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अब्रॉड जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। बट आखिर क्यों? इंडिया में भी टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, लेकिन उन कॉलेजेस के लिए सीट्स इंडिया की यूथ पॉपुलेशन से कई गुना कम है। सिर्फ और सिर्फ जी मेंस के लिए 12 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था और उनमें से भी बस 2% स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन हुआ। मतलब हाल ऐसा है कि कंपटीशन भी करें तो करें कैसे? चलो compete भी कर लिया, बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी एजुकेशन? बाहर की यूनिवर्सिटीज प्रैक्टिकल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, नए इनोवेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। आप देखो ना, ओला, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, पेटीएम, ओयो, ये सभी इंडियन आइडियाज हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं, ये सब बाहर के आइडियाज हैं जो इंडिया में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम न्यू इन्वेंशन की बात ही नहीं करता। आई एक्चुअली फील सॉरी अबाउट दिस, बट इट्स 100% ट्रू। रूल्स तो आजकल ऐसे तोड़े जाते हैं जैसे उसे तोड़ने के लिए ही बनाया गया हो। कोई भी अच्छे से रूल्स फॉलो नहीं करता, डिसिप्लिन से रहते नहीं। जिसके पास पावर उसी के पास उस एरिया का कंट्रोल। ऐसा तो हर जगह हो रहा है। इन सब के कारण बेचारा नॉर्मल इंसान करेगा क्या? बाहर के कंट्रीज एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी सेम इंपॉर्टेंस देती है, बट यहाँ पर मेडल आया तो ही हम सपोर्ट देंगे, तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। उस मेडल के पीछे की तुम्हारी मेहनत का भाई हम करेंगे क्या? और मेडल लाने से पहले तुम अगर सपोर्ट मांगते हो तो वो तो हमसे ना हो पाएगा। अपने ही नेशन के प्लेयर को हेट देना। महेंद्र सिंह धोनी ने जानबूझ के ये वर्ल्ड कप हरवाया ताकि, यह बड़ी बात फिर से एक बार धोनी मैं कह रहा हूँ जानबूझ के हरवाया, तो नहीं चाहता था कि किसी की कैप्टनसी के नीचे वर्ल्ड कप जीता जाए। और अगर वही प्लेयर मैच जितवाए तो वाहवाही करना। Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. तब आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। अब स्पोर्ट्स की बात हो ही रही है तो इंडिया में मोस्ट फेमस स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, क्रिकेट। आप जब भी क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम पर जाते हो, वहाँ पर दो चीजें एक साथ होती हैं और उन दोनों चीजों का एक साथ होना कोई सेंस नहीं बनाता। एक जगह ग्राउंड पर क्रिकेट मैच चल रहा होता है और दूसरी तरफ पूरा स्टेडियम पान मसाले के एड्स से भरा हुआ होता है। कोई सेंस है इस बात का? एक जगह आप स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हो जो फिटनेस के लिए अच्छा होता है और दूसरी तरफ आप पान मसाला के एड्स चला रहे हो जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। आखिर यूथ किससे इंस्पायर होंगे? पान मसाला से? अरे अच्छी हेल्थ रिलेटेड चीजें प्रमोट करो ना, एटलीस्ट स्टेडियम पर। ज्यादातर एम्प्लॉइज रिजाइन करके बाहर कंट्रीज में जाकर वहां पर जॉब करना प्रेफर करते हैं। उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि कम सैलरी,
और ऊपर से सैलरी भी टाइम टू टाइम नहीं मिलना। सैलरी मिलने के बाद भी उस सैलरी में उसका घर नहीं चलता, क्योंकि महंगाई और टैक्सेस उसे जीने नहीं देते। उसे कवर करने के लिए वह 9 to 5 जॉब करके भी 3-4 घंटे पार्ट टाइम कहीं और जॉब करता है, ताकि उसके बाकी खर्चे वो हैंडल कर सके। 9 to 5 जॉब पर भी उसे चैन नहीं, क्योंकि उसका बॉस जब मन में आए तब कॉल करके काम करवा लेता है। जब प्रमोशन की बात आए तब सबसे पहले स्किल्स नहीं देखते, पहले आपका बिहेवियर। पूरे साल बॉस के साथ कैसा था वो देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर भी पॉलिटिक्स चलती है। और अब पॉलिटिक्स की बात आई है तो 2016 में गवर्नमेंट ने बोल्ड स्टेप लिया था भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और जितना भी ब्लैक मनी है उसे बाहर निकालने के लिए। लेकिन आज भी देखो कितना सारा ब्लैक मनी है और उसका एग्जैक्ट डेटा भी नहीं है। पर 2016 से कंपेयर करें तो आज के टाइम पर भी उससे डबल ही हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो हर जगह से दब तो आम इंसान ही रहा है। कैसे? अगर उसे अच्छा प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट भी लाइक योर प्रॉफिट इज आवर प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ तो योर लॉस इज योर लॉस, राइट? हम सब लोग अग्री करते हैं कि विमेन्स सेफ्टी इंडिया में एक बहुत ही बड़ा इशू बनते जा रहा है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट देखो, जहां पर सिर्फ 2022 में ही करीब 4.5 लाख केसेस रजिस्टर्ड हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध करने के जुर्म में। लोग अपने घर की लेडीज को रात के टाइम कहीं पर अकेले भेजने से डरते हैं और कई महिलाएं दिन के समय भी बाहर अकेली कहीं जाती हैं तो थोड़ा इनसिक्योर फील करती हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हम भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम यह नहीं सोचते कि यार कोई लड़की हमारी वजह से खुद को इनसिक्योर न फील करवाए। अगर किसी लड़की के अगेंस्ट क्राइम होता है तो उसे इंसाफ भी जल्द से जल्द मिले, ऐसी उम्मीद भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोई जल्द से जल्द एक्शन ही नहीं लेता। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 51 मिलियन 5 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है। ये कोई कम आंकड़ा नहीं है। किसी को न्याय मिलने के लिए एवरेज 5 से 10 साल का वेट करना पड़ता है। और भी एक बहुत मेजर इशू पता है क्या है इंडिया में? ये जो लॉ ऑर्डर्स है ना, वो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं। अभी हाई कुछ महीनों पहले एक घटना हुई, अतुल सुभाष, जिन्होंने सुसाइड कर लिया और उसका रीजन भी हम सबको पता है। पर क्या हुआ उसका? बस 2-4 दिन सोशल मीडिया पर खबर चली और बस खत्म। अब रिवर्स द जेंडर कितनी बड़ी न्यूज बनती हो, कहाँ जाते वो लॉ ऑर्डर्स? फिर प्रॉपर सबको एक ही समान समझकर क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? अमीर लोगों के लिए अलग एक्शन, गरीब लोगों के लिए अलग। अमीर लोग ऐसे लिखकर छूट जाते और गरीब कोई गाड़ी से 2 लोगों को उड़ाकर कहता है गाड़ी नॉर्मल स्पीड में थी। अरे जिसने गुनाह किया वो अरेस्ट नहीं होता और जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है वो जेल में चला जाता है। हमें ये तो पता है कि लोग बाहर के कंट्रीज क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना हम लोगों को बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि हम इंडियंस हार्ड वर्किंग होते हैं। जैसे संडार पिचाई, CEO ऑफ अल्फाबेट, सत्या नडेला, CEO और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, अजय बांगा, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, शांतनु नारायण, CEO ऑफ अडोबी, इंदिरा नूई, फॉर्मर CEO ऑफ पेप्सिको। ऐसे और भी बहुत लोग हैं जो फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज में अच्छे पोजीशंस पर हैं। लेकिन जो फॉरेनर्स हैं वो क्या इंडियंस को लाइक करते हैं? आंसर इज नो। इंडिया को टॉप पर लाना है तो पहले बेसिक्स को सुधारना होगा। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सिस्टम, विमेन सेफ्टी और लॉज एंड ऑर्डर, इन पर फोकस करना होगा। अगर ये चीजें सही हो गईं तो कोई भी यह देश छोड़कर जाएगा नहीं। मैं नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल फिगर के बारे में हेट फैला रहा हूं, न ही किसी को ब्लेम कर रहा हूं और न ही मनगढ़ंत कहानियां बना रहा हूं। जो भी डेटा इस वीडियो में बताया उसका प्रूफ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और ये वीडियो बस प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करने के लिए बनाई गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले 2 महीने से इनएक्टिव था, कुछ पर्सनल इश्यूज थे, बट अब वापस आ गया हूं। अब से हर वीक 1 या 2 बार बेस्ट क्वालिटी वाली वीडियोस लेकर आऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।